पाकिस्तान इज ऑन टॉप इन लाहौर। क्या शानदार दिन रहा। आज भी पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। बैटिंग करते हुए पाकिस्तान एज यू नो ऑल आउट हो गए आज 378 पे। और साउथ अफ्रीका जो कि लंच से कोई 20 मिनट पहले बैटिंग करने आई थी, आधी से ज्यादा टीम साउथ अफ्रीका की पवेलियन वापस जा चुकी है। डे 2 स्टंप पे साउथ अफ्रीका का स्कोर है 216 और उनके 6 खिलाड़ी आउट हैं, यानी आधी से ज्यादा टीम एज आई सेड उनकी वापस जा चुकी है। क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के स्पिनर्स को, स्पेशली नोमान अली ने जैसे 4 विकेटें ली। हालांकि शुरू में उनकी पार्टनरशिप लगी, गेम थोड़ी स्लो हुई, लग रहा था कि शायद साउथ अफ्रीका ड्रैग करेगा, रन्स को आगे लेके जाएगा, लेकिन नोमान अली, सलमान अली आगा ने एक क्रूशल विकेट ली। साजिद खान ने 1 विकेट ली, लेकिन उनकी 1 विकेट ब्रेविस की विकेट है, यानी वो बंदा जो टोटल को और पास ले जा सकता था। यानी अभी भी साउथ अफ्रीका 162 रन पीछे है। अगर ब्रेविस खेल जाता कोई आधे पौने घंटे के लिए तो ये मार्जिन बहुत कम हो जाता। इस बात को मद्देनजर रखते हुए साजिद खान की वो जो 1 विकेट है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी नोमान अली की 4 विकेटें हैं। सिर्फ 162 रन का डिफरेंस अब रह गया है। और एक जो रकावट जिसको कबाब में हड्डी कहते हैं ना, वो है टोनी डिजोर्सी। टोनी को आपने कल आउट करना है क्योंकि एक बंदा अब उनका मेन बैटर रह गया है। वो अलग बात है कि आज जैसे अभी मुथुस्वामी ने कोई 19 बॉलें टैकल कर ली, ऐसा लगता है कि ये थोड़ी बहुत बैटिंग जानते हैं, इनको फंस के खेलना आता है। लेकिन मुथुस्वामी ने आज जो स्पेशली बॉल के साथ किया, मतलब पाकिस्तान ने 313 से शुरुआत की थी, सलमान अली आगा ने अपना 100 मिस किया, मोहम्मद रिजवान को आउट किया मुथुस्वामी ने, उसके बाद नुमान और साजिद को एक ही ओवर में आउट किया। हम सुबह लाइव थे, बड़ा मजा आ रहा था मैच देखने का। और उसके बाद पाकिस्तान का एक सेकेंड मिनी कोलैप्स आप कह सकते हैं, लेकिन जो कल वाला मिनी कोलैप्स था वो ज्यादा बड़ा था क्योंकि उसमें आपके मेन बैटर्स इन्वॉल्व थे। और आज वाले मिनी कोलैप्स में आपकी ऑब्वियसली नीचे से टेल की बारी आ गई थी। तो क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, मुथुस्वामी ने ऊपर से साउथ अफ्रीका के लिए गेम ओपन की है आज। एक टाइम पे हमें लग रहा था कि शायद पाकिस्तान कोई 420, 430, 450 के पास जाएगा जिस तरह से आगा और रिजवान खेल रहे थे, लेकिन मुथुस्वामी का वो 1 ओवर गेम पूरे तरीके से टर्न करके साउथ अफ्रीका की तरफ ले गया। चले, बहुत कुछ है जी डे 2 में भी हमारे पास डिस्कस करने के लिए। तो शुरू से शुरू करते हैं। पाकिस्तान आज बैटिंग कर रहा था जब दिन की शुरुआत हुई, और सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान से ये एक्सपेक्टेशंस थी हम सब की कि 313 से अगर उन्होंने शुरुआत की है तो शायद मतलब कुछ 400 साढ़े 400 तक तो पाकिस्तान को जाना चाहिए। और एक टाइम पे ऐसा लग भी रहा था कि ये जाएंगे। और मैं जितना क्रेडिट दूं यहाँ पे सलमान अली आगा और रिजवान को उतना कम है। जिस तरह आते साथ ही दिन की शुरुआत में सलमान अली आगा ने डोमिनेट करना शुरू किया, आते साथ ही छक्का भी लगाया, चौके भी लगाए, तो वो डोमिनेट करना चाह रहे थे। हालांकि शुरू में रबाडा ने 1 ओवर उनके सलमान अली आगा के अगेंस्ट बड़ा अच्छा किया, एक स्लिप भी लगी लेकिन 1 बाउंस वो कैरी हुआ। उसके बाद एक ऑकवर्ड बाउंस, मतलब जो कि अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे पिच के ऊपर थोड़ी अलहदा से, लेकिन रबाडा ने एक शॉर्ट बॉल कराई अपनी तरफ से, एक बाउंसर कराया, वो बॉल इतना बैठ गया कि आगा उसको डक करने लगा था नीचे होके, और आगा के वो यहां पे लगा बाजू पे। मतलब आप अंदाजा लगाओ कि पिच में कितना डबल पेस ये पिच है कि एक फास्ट बॉलर रबाडा जैसा शॉर्ट बॉल करवाने की कोशिश कर रहा है। अपनी तरफ से उसने शॉर्ट बॉल ही करवाई है लेकिन बॉल उठा ही नहीं और वो आगा नीचे हुआ और उसके बाजू पे लग गया। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये जो पिच आपने बनाई है लाहौर की, ये जो डबल पेस इसमें आ रहा है ना, सिर्फ ये एक चीज है जो नहीं होनी चाहिए थी इस पिच के अंदर। क्योंकि जब डबल पेस विकेट होती है ना, और स्पेशली जब बॉल बहुत ही ज्यादा बैठना शुरू हो जाए, और बॉल कोई आज से नहीं बैठ रहा,
कल शुरू से ही बॉल बैठ रहा है। मतलब मैं बार बार आपको बताता हूं कि कल लंच से पहले तक कोई 28 ओवर्स में 8 बॉलें उठी नहीं। अगर ये पिच है, यहां पे नॉर्मल बॉल आता है तो बॉल यहां पे आया था कल अर्ली ऑन। और आज तो मतलब हर ओवर में आपको एक दो बॉलें नीचे रहती हुई नजर आ रही थी। पिच आपने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन ये जो थोड़ी सी कमी रह गई है ना डबल पेस की, ये मैं नहीं मान सकता कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद से ऐसी पिच बनाई है। क्योंकि ये जो डबल पेस की पिच होती है ना, ये डसती है आपको, या आपको डसेगी या दूसरी टीम को डसेगी, और पता नहीं होता कि ये किसको डसेगी। तो इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं लेता। ओवरऑल अगर ये जो डबल पेस विकेट की बात को मैं साइड पे रखूं, मुझे अभी तक ये पिच बहुत पसंद आया। और डे वन से, कल शुरुआत से हम लाइव में भी ये बात कर रहे थे कि फास्ट बॉलर को अर्ली ऑन थोड़ी सी मूवमेंट मिलेगी नए बॉल के साथ। जो इनका स्पिनर था जिसने कल बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, साइमन हार्मर, ब्रेक बहुत ज्यादा वो कर रहे थे लेकिन उनको विकेट नहीं मिली कल, एक विकेट के अलावा। वरना मैं देख रहा था कि ये शायद 3-4 विकेट लेंगे, जितनी अच्छी वो बॉल कर रहे थे, लेकिन उनको एक ही विकेट मिली बाबर आजम की कल। उसके अलावा किसी ने कल को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल स्पिन नहीं किया था साउथ अफ्रीका की तरफ से। और साइमन, जिसके पास 987 फर्स्ट क्लास विकेटों का तजर्बा है, सिर्फ वो ठीक थप्पे पे बॉल फेंक रहा था। यानी इस पिच पे मेरिट मौजूद था कि आप अगर ठीक जगह पे थोड़ी फुलर लेंथ में आगे बैटर को खिलाएंगे तो यहां पे आपको चांसेस निकलेंगे। एग्जैक्टली जो आज मुथुस्वामी ने भी किया। और एक बात फिर मेरे जहन से निकल जाएगी, आज स्पेशली जब पाकिस्तान के स्पिनर्स बॉल कर रहे थे, साजिद और नुमान, मुझे रिजवान की कीपिंग बहुत पसंद आई है। मतलब रिजवान शान मसूद को मशवरे भी दे रहा था क्लियर कि जरा इस फील्डर को आगे ले आओ, इसको पीछे ले आओ। और फिर वो स्पेशली साजिद से बॉल करवा भी रहा था कि इसको आगे खिलाओ, आगे खिलाओ, आगे खिलाओ। जैसे मुथुस्वामी आज खेल रहा था आखिर में, बिल्कुल डे एंड से पहले, तो रिजवान पीछे से आवाज लगा रहा था कि इसको पूरा ओवर खिलाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो वो बॉलर ही ना। डिजॉर्जी आएगा, वो जरा चौके छक्के लगाने की कोशिश करेगा। उसने आखिरी ओवर में आगा को एक चौका भी लगाया टांग रख के। तो ये जो ओवरऑल फील थी आज के मैच की, ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान इज गोइंग फॉर विकेट्स। हर लड़का कोशिश कर रहा है कि जी विकेट चाहिए, विकेट चाहिए, विकेट चाहिए। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो हमारी एनर्जी फील्ड में दिखती है ना, वो क्लियरली फिर हम भी यहां पे बैठे फील कर सकते हैं। मोहम्मद रिजवान की विकेट मुत्तस्वामी ने ली। उसके बाद आज का जरा जो मैच है वो थोड़ा ओपन हो गया था, और इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। हालांकि जब रिजवान भी बैटिंग कर रहा था आज दिन की शुरुआत में, तो बॉल नीचे रह रहा था। और मैं लाइव में भी सुबह यही बात कर रहा था, 9:15 हमारा लाइव सेशन शुरू होता है। मैं लाइव में यही बात कर रहा था कि रिजवान को ना मुश्किल बॉलें पड़ रही हैं, और ये अच्छा प्लेयर है स्पिनर्स के अगेंस्ट, और ये अच्छा खेल रहा है। जैसे ही रिजवान आउट होगा, आपकी टीम का कोलैप्स शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर किसी को समझ ही नहीं आनी थी। रिजवान आउट हुआ है, उसके बाद नुमान अली आया है लेफ्टी, उसको ड्रीम बॉल पड़ गया मुत्तस्वामी का, पढ़ के ऐसे शार्प अंदर आया। नुमान का कोई कसूर ही नहीं था। हालांकि नुमान भी बैटिंग करना जानता है, मतलब कोई 39-40 उसकी एज है। ही कैन बैट एज वेल लिटिल बिट, उनको पता है बैटिंग के बारे में, पहले भी उन्होंने कुछ बारियां लगाई हुई हैं। और फिर ऑब्वियसली साजिद खान को कहां बॉल समझ आना था। लेकिन मैं यही देख रहा था कि पाकिस्तानी स्पिनर साजिद नुमान जो आउट होके बाइट जा रहे हैं ना, डिसअपॉइंट होके, इनको हंस के बाइट जाना चाहिए कि जी 15-20 मिनट में हमारी भी बॉलिंग आ रही है, आओ जरा सामने। और एक छोटी सी गलती जिसकी तरफ अभी मैं आता हूं, फौरन से याद आ गई थी मुझे, फिर शहीन शाह अफरीदी ने भी टांग रख के छक्का लगाने की एक आधी कोशिश की, लेकिन विकेट में बहुत ज्यादा स्पिन मौजूद थी। उन्होंने शहीन शाह अफरीदी ने नीचे से 7 रन ऐड किए, एक चौका लगाया, छक्का उनसे नहीं लगा। और ऑब्वियसली हसन अली वहां पे नोट आउट रहे, और सलमान अली आगा अनफॉर्चुनेटली 93 पे उन्होंने ड्रिंक्स ब्रेक के बाद अपनी विकेट थ्रो कर दी। हालांकि एक छक्का आगा ने आज बड़ा अच्छा लगाया था, कदमों का इस्तेमाल करके राइट साइड पे वो बड़ा जबरदस्त एक शॉट लगाता है। मैंने सुबह लाइव में भी जिक्र किया था कि ये छक्का ना EA क्रिकेट 2007 में लगता होता है। फ्रंट एरो, राइट एरो, शिफ्ट और डी,
ये शॉट लगा के देखना, ये आगा ये शॉट लगाता है, मुझे कोई दूसरा बैटर याद नहीं आता जो एकदम कदमों का इस्तेमाल करे और रख के लेग साइड पे छक्का लगाए। ऐसी ही कोई शॉट मारने की कोशिश की थी आगा ने और उसने वो कैच पकड़ा दिया और बड़ा एक वेल डिजर्व 100 मिस किया सलमान अली आगा ने, इमामुल हक ने, शान मसूद ने, इवन मोहम्मद रिजवान भी। मतलब 75 रन, मतलब पाकिस्तान की तरफ से 4 बैटर इस मैच में 100 कर सकते थे। लेकिन चलो, स्पेशली जो इमाम की नॉक थी ना, कल भी मैंने बात की थी डे 1 के आखिर में कि इमाम ने जो कल 93 रन की नॉक खेली है, वो इमाम ने जितने भी 100 किए हैं उसके किसी भी 100 से ज्यादा बड़ी नॉक है वो 93 इमाम का। कल जिस तरह उसने अब्दुल्ला शफीक की अर्ली ऑन विकेट गिरने के बाद प्रेशर को अपने ऊपर लिया, कदमों का इस्तेमाल करके डोमिनेट करने की कोशिश की, कंसीडरिंग कि हार्मर का इतना इतना बॉल ब्रेक हो रहा था, इमामुल हक की नॉक ने एक्चुअली बेस सेट की नीचे आने वालों के लिए। काश साउद शकील और बाबर आजम ने भी थोड़ा सा चिप इन किया होता तो आज शायद आप 450 500 तो आपका कंफर्म था, लेकिन स्टिल 378 ऐसा टोटल था कि मुझे पता था। और मैंने सुबह जब अपना लाइव सेशन खत्म किया तो मैं यही बता रहा था कि ये टोटल कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये इतना है कि आप साउथ अफ्रीका को पकड़ सकते हो। अच्छा, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को अगर मैं जल्दी से देखूं, मुत्तस्वामी ने ऑब्वियसली 6 विकेटें ली। अब जब हम पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करेंगे ना, तो मैं रेफरेंस यहां पे दूंगा आपको केजी कागिसो रबाडा, जिन्होंने सिर्फ 1 विकेट ली और इतना उनको मतलब हेल्प नहीं मिला अर्ली ऑन। उन्होंने सिर्फ अब्दुल्ला शफीक को बोल्ड किया, थोड़ी सी बॉल अंदर आई थी, कोई रॉकेट साइंस, कोई जाफा जूफा नहीं था, वो एक डिसेंट बॉल थी। अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म चलती फिरती विकेट है वो भी आजकल। तो अब्दुल्ला शफीक के अलावा रबाडा को बाउंड्रीज लगी हैं, इतना कोई कंफर्टेबल रबाडा नहीं दिख रहा था। अब पाकिस्तान ने एक छोटी सी गलती, जो कि मुझे लगता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, बट लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। पाकिस्तान ने कहीं ना रेफरेंस बनाया हुआ था रबाडा की बॉलिंग को कि जी इन्होंने, रबाडा को ज्यादा हेल्प नहीं मिली, ऊपर से मुल्डर ने भी 2 ही ओवर किए हैं, तो फास्ट बॉलिंग के लिए इस पिच पे कुछ मौजूद नहीं है, जो कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता। आप जब किसी दूसरे कंट्री में जाते हो, मैं पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूं, तो आपका जाते साथ ही आपके बॉलर्स क्या बहुत अच्छी बॉल करना शुरू कर देते हैं। एक आधा मैच तो उनको लगता है अपनी लेंथ ढूंढने में, ठीक जगह उनका थप्पा नहीं पड़ता। तो रबाडा भी मतलब कोई पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, वो साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ है, वो पाकिस्तान आया है और उसको थोड़ी देर तो लगनी थी। तो रबाडा को रेफरेंस आपने गलत बनाया और आपने अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं किया। मतलब पाकिस्तान ने शुरुआत की, लंच में 20 मिनट थे जब साउथ अफ्रीकन टीम की बैटिंग शुरू हो गई। शहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर करवाए और शहीन को टू बी ऑनेस्ट कोई मूवमेंट नहीं मिली। मतलब शहीन का एक बॉल हल्का सा अंदर आया था, दूसरे ओवर का तीसरा या चौथा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, और 2 ओवर वहां से नुमान अली ने किए। यानी पाकिस्तान ने नए बॉल की शुरुआत स्पिनर के साथ की। और यहां पे मैं थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट रखता हूं। अगर आपने हसन अली को खिलाया है, और हसन अली अगर हम देखें व्हाइट बॉल के ज्यादा एक्सपर्ट बंदा है या वो रेड बॉल का, तो शायद रेड बॉल के साथ हसन बहुत कंफर्टेबल फील करता है। हमें पता था कि इस गेम में हमारे स्पिनर्स ने 30-30 40-40 ओवर करने हैं, वो टाइम तो आना ही आना था। तो जो थोड़ा सा चांस मौजूद था हसन अली का, आप उसको शुरू में नया बॉल दे देते शहीन के साथ, स्पेशली लंच के फौरन बाद, ताकि पता लग जाता ना। मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है कि अगर रबाडा को हेल्प नहीं मिली, जो कि मतलब अभी अभी आया है पाकिस्तान, शहीन शाह अफरीदी ने एशिया कप में अच्छी बॉलिंग की, थोड़ा सा पेस उनका वापस आया, लेकिन हमें नए बॉल के साथ शहीन की वो जो स्विंग है, कभी बॉल अंदर आना कभी बॉल बाहर जाना, वो कंप्लीटली शहीन को दोबारा उसके ऊपर अबूर हासिल नहीं हुआ। तो ये रेफरेंस गलत थे। आपने 2 चीजों को रेफरेंस बना के हसन अली को आज पूरे दिन में सिर्फ 4 ओवर करवाए हैं। मुझे लगता है कि आपको, अगर आपके पास फास्ट बॉलर एक मौजूद है और नया बॉल आपके हाथ में और स्पिनर्स ने गेम के अंदर आना ही आना है बाद में, तो भाई साहब 15-20 मिनट के लिए हसन अली को आप बॉल दे देते। कभी कभी फास्ट बॉलर नए बॉल से विकेट नहीं ले रहा होता, नई बॉल अपनी विकेट खुद ले लेती है।
नया बॉल पड़ के कभी अंदर आ जाता है, कभी बाहर चला जाता है, यू नेवर नो। मतलब मुझे ये लगता है कि आप एक रिसोर्स अपना, या तो आपने कम खिलाया है, या तो अगर आपने खिलाया है हसन अली को तो यूटिलाइज करो, या तो आप फिर अबरार डाल लेते। वैसे मैं कह नहीं रहा आप अबरार डाल लेते, लेकिन आपने एक बंदा खिलाया है ना, 11 बंदों की टीम है यार। अगर एक फास्ट बॉलर है और आपको पता है कि यार 45 मिनट के बाद या घंटे के बाद इसका रोल बिल्कुल कम हो जाएगा क्योंकि स्पिनर्स आ जाएंगे गेम में, तो फिर उसको उसके टाइम पे दो ना बॉल यार। तो वो एक छोटा सा डिसीजन मैं शान मसूद का उससे एग्री नहीं करता। कल से हम बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे इस गेम ने आगे जाना है, यहां पे स्पिनर्स का रोल बढ़ता जाएगा, विकेट मजीद ड्राई होती जाएगी। इस विकेट के ऊपर, इस पिच के ऊपर बहुत ज्यादा क्रैक्स मौजूद हैं जिन्होंने टाइम के साथ खुलना है। और कल भी जितना बॉल नीचे रहना शुरू हो गया था, आज बल्कि कल से ज्यादा बॉल नीचे रहा है। खैर मना लो, या तो ये पाकिस्तान को टेंशन होनी है, या पाकिस्तान का कोलैप्स आना है एक, या साउथ अफ्रीका का कोई कोलैप्स आना है। एक कोलैप्स आना है, चांसेस यही हैं कि चौथी इनिंग्स साउथ अफ्रीका ने खेलनी है, शायद उनका कोलैप्स आ जाए, वो 100 से पहले आउट हो जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हो जाएंगे, लेकिन एक कोलैप्स आना है ये बॉल नीचे रहने की वजह से। ये कभी भी फेयर नहीं है। मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं कि आई एम ऑल फॉर होम एडवांटेज, लेकिन ये जो गंदी पिच होती है ना, इट्स ए वेरी गुड पिच यार, लेकिन एक चीज, ये जो नीचे रह रही है बॉल, इसको आप साइड पे कर दो। ये पिच बड़ी अच्छी है, तो ये एक छोटी सी गलती क्रिएटर से हुई है, पिच बनाने वाले से। और आपने जो गोरा वॉजी रखा था अपना पिच क्रिएटर हेड टोनी, वो अपनी जॉब छोड़ के बांग्लादेश चला गया है, तो ये पाकिस्तानी लोकल्स ने ही ये पिच बनाई है। बहुत अच्छी पिच है, लेकिन अगर ये चीज ना होती तो मैं कहता हूं मजा आ जाता। और टेस्ट मैच में मैं हमेशा कहता हूं विकेट ऐसी होनी चाहिए कि अर्ली ऑन नए बॉल के साथ फास्ट बॉलर को थोड़ी बहुत हेल्प मिले। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, बैटिंग के लिए अच्छी विकेटें हों, लेकिन वो रावलपिंडी मुल्तान वाले चिट्टे विकेट नहीं, बैटिंग के लिए अच्छी विकेट। जैसे ये अच्छी विकेट है, आपको मेहनत करनी पड़ रही है, रन्स आपको मिल रहे हैं। फिर तीसरे चौथे दिन के बाद जाके कहीं पे स्पिनर्स का रोल आ जाता है, यानी तीनों डिपार्टमेंट्स को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। यही नेचर है पाकिस्तान की पिचेस की। इसको चेंज करना चाहा था रमीज राजा ने, जो कि आजकल कमेंट्री में काफी कुछ बोल रहे हैं। तो ये ओरिजिनल पाकिस्तान की कंडीशंस हैं, जहां पे फास्ट बॉलर आता है, बैटिंग आती है, स्पिनर्स आते हैं। तो यही गोइंग फॉरवर्ड आपको रखना है। और अगेन बड़ी मेरी ख्वाहिश है कि किसी दिन पाकिस्तान का कोई कप्तान, दिस इज नॉट विद शान मसूद, ये आगा में भी मैंने चीज नोट की, ये शान में भी ये चीज है, ये बाबर में भी थी, ये रिजवान में भी थी, सरफराज का मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि उनके मुंह से मैंने कभी ऐसी बात सुनी है। ये पाकिस्तान में जब खेल रहे हैं, दे आर नॉट श्योर अबाउट पिच। बॉयज ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर टॉस पे जाके ये कह रहे हो ना कि लुक वी डोंट नो हाउ दिस पिच इज गोइंग टू बिहेव, नहीं भाई साहब, आप ओपोजिशन को एक मैसेज दे रहे हो कि जी सानू नहीं पता है पिच किमें खेलना है। भाई वो आए हैं आपके कंट्री, सारी जिंदगी आप लाहौर कराची में क्रिकेट खेलते रहे हो, अगर आपको अभी भी नहीं पता कि ये पिच कैसा खेलेगी तो आप फिर टू बी ऑनेस्ट नालायक हैं सारे। आपको पता होना चाहिए कि पिच कैसा खेलेगी। आई एम ऑल फॉर इट के स्टेडियम की रेनोवेशन हुई है, हवा का रुख बदल गया है, लेकिन उसका ताल्लुक स्पेशली बॉलर्स के साथ है कि किस एंड से बॉल करनी है। लेकिन लाहौर की पिच कैसा खेलेगी ये आपको पता होना चाहिए। स्टैंड बने हैं, लाहौर के पिच की मट्टी नहीं चेंज हुई। कोई पर्थ से या जोबर्ग से या क्राइस्ट चर्च से या जमेका से पिच नहीं आ गई, ये आपके लाहौर की मट्टी है भाई साहब, जो कि बाय द वे गुजरांवाला साइड से आती है। जो लाहौर की हमारी पिच है ना, इसकी मट्टी कोई गुजरांवाला साइड से बड़े अरसे से आ रही है। सो आपकी अपनी मट्टी है, आपको पता होना चाहिए कि ये पिच कैसा खेलेगी। और अगर नहीं पता तो फिर चुप साध लो, ऑपोजिशन को ये ना कहो कि हमें नहीं पता कि ये पिच कैसा खेलेगी। एज ए होम टीम मैं ये भी चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने टेस्ट सेंटर पक्के कर ले, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब अपनी बात पे कायम नहीं रहे। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हमें बताया गया था कि कदाफी स्टेडियम की रूफ लग जाएगी, स्टैंड, लोग धूप में आ रहे हैं मैच देखने, बड़ी बात है यार।
कराची स्टेडियम सिरे से टूट के नया बनने वाला है, उसका कोई पता नहीं है कि वो कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन कब शुरू होनी है। मतलब मैं एज पाकिस्तान क्रिकेट फॉलोअर ये चाहता हूं कि हमारे जो टेस्ट के सेंटर हैं वो आप मार्क कर लो कि जो मर्जी टीम आए, एक टेस्ट मैच आपका होना लाहौर में, एक कराची में, एक पिंडी में, एक मुल्तान में। 4-5 सेंटर अपने मार्क कर लो, वैसे भी आपके पास बड़े कम सेंटर है। और जब आप उन सेंटर्स को मार्क कर लो तो आप वहां अपने मुताबिक पिच बनाओ। आज यहां बैठे हमें पता है कि अगले साल जो पाकिस्तान ने बर्मिंघम में टेस्ट मैच खेलना है उसमें स्पिनर्स का रोल होगा, क्योंकि बर्मिंघम में जो पिच बनती है वो स्पिनर्स को सूट करती है। लॉर्ड्स इज ए ब्यूटीफुल वेन्यू फॉर बैटिंग। बाय द वे, लॉर्ड्स से जो हम कप लेके आए थे वो भी हमने रख दिया है, और जो एशेज की ट्रॉफी मैं लेके आया था, ब्यूटीफुल ट्रॉफी, इसको तो हाथ लगाने का दिल नहीं करता यार। बड़े प्यार से इसको मैंने आगे रखा है यहाँ पे, और बड़ी इसकी हमने केयर करनी है। तो कैसा आपको ये चेंज लगा? पहले हमने ये रखा हुआ था, फिर आज मैंने फाइनली इसको ओपन कर ही लिया। मेरा दिल नहीं कर रहा था क्योंकि काफी प्रीशियस चीज है ये मेरे लिए, तो आज मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। चलो हम अपना टेबल थोड़ा सा अपडेट करते हैं। इससे पहले वो रेड कलर का लॉर्ड्स का कप था, लेकिन ये थोड़ा टाइम लगेगा। कल जब मैं अपनी वीडियो देख रहा था मैं खुद वो रेड कप को मिस कर रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो यार थोड़ा टाइम लगेगा। वो जब मैं घर में वीडियोस बनाता था उसके बाद मैं स्टूडियो में आया तो लोग मुझे कहते थे यार वो मजा नहीं आ रहा, तो थोड़ा टाइम लगता है। इस फ्रेम के साथ जो 2 चेंजेस हैं ये आपको कैसे लगे, मुझे इसकी फीडबैक देना। तो खैर, कमिंग बैक ऑन क्रिकेट, लॉर्ड्स में आपको पता है कि बैटिंग के लिए ब्यूटीफुल पिच, तो भाई साहब उन्होंने इतने साल में अपनी हिस्ट्री बरकरार रखी है। लीड्स में फास्ट बॉलर को अर्ली ऑन हेल्प मिलती है, वहां वो ग्रास छोड़ते हैं। तो आपके जो टेस्ट सेंटर होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसा बिहेव करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने जो मुल्तान में 2 पंखे लगा के पिच बनाई थी, एक आधा वेन्यू ऐसा रखो जहां बहुत ज्यादा स्पिन हो, लेकिन एक आधा वेन्यू ऐसा भी आपका होना चाहिए जहां आपके फास्ट बॉलर्स एंजॉय करें। मेरा ख्याल है कराची में ये वेन्यू बन सकता है। कराची में नया बॉल काफी मददगार साबित होता है। पिंडी को अगर आप उसकी ओरिजिनल हालत में उसकी पिच को छोड़ें, पिंडी में नेचुरली बाउंस मौजूद है, जो कि रमीज राजा के दौर में सिरे से आपने ढूंढ ढूंढ के एक एक ग्रास काट के साइड पे फेंक दी थी कि जी बस ये रोड और पिच में डिफरेंस ना कोई निकाल पाए। तो आपके पास ऐसे सेंटर मौजूद हैं यार जिनको आपको आगे लेके जाना है। मैं काफी दफा जिक्र करता हूं, जो गुजरावाला का जिना स्टेडियम है, मैं एक आधी दफा उसके अंदर गया हूं। कोई मारखोर लीग हो रही थी टेप बॉल की 2-3 साल पहले, उसको कवर करने काम के सिलसिले में गया था। जब मैंने गुजरावाला के स्टेडियम के अंदर कदम रखा है, आई वाज लाइक यार ये स्टेडियम तो पिंडी स्टेडियम से भी ज्यादा बड़ा है। तो आपके पास इतने वेन्यूज मौजूद हैं। अब जैसे पिशावर में डोमेस्टिक शुरू हो गई है, तो अब करें ना यार, अब आप अपने वेन्यू बढ़ाएं। आई एम सो हैप्पी फॉर फैसलाबाद के वहां, हालांकि फैसलाबाद का स्टेडियम टू बी ऑनेस्ट बहुत ही फारग है, कोई 3rd क्लास स्टेडियम है। मतलब कोई जहां पे आप एग्जाम देते हैं वैसा हॉल है उसका, ड्रेसिंग रूम जिसको कहते हैं लोग, तो ठीक है। लेकिन मैं फैसलाबाद के लोगों के लिए खुश हूं। हमारे स्टेडियम्स में बहुत ज्यादा काम होने की जरूरत है, कहना मैं ये चाह रहा हूं। खैर, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा सेंटर कैसे बिहेव करेगा, फिर आप खुल के वहां पे खेलें। और इतना ये कोई मुश्किल साइकिल नहीं है पाकिस्तान के लिए। खैर, मुश्किल तो पिछला भी इतना नहीं था। काश आप ऑस्ट्रेलिया में आपने अच्छी फील्डिंग की होती तो वहां से पाकिस्तान उठ खड़ा होता शायद। ये भी कोई मुश्किल साइकिल नहीं है आपका। दिस इज टू अर्ली, बट बांग्लादेश को तो पाकिस्तान को हराना चाहिए ना यार, बांग्लादेश जाके। और अभी श्रीलंका आ रही है, बहुत तगड़ा मुकाबला होना है। फिर आपने वेस्ट इंडीज जाना है, वेस्ट इंडीज तगड़ी सीरीज खेलेगी आपके साथ। अपने घर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी आंखों में आंखें डाल के टेस्ट क्रिकेट खेली थी। वेस्ट इंडीज में आपको जीतना चाहिए, सीधी सी बात है। इतनी बहुत ही कोई मुश्किल सीरीज नहीं होगी। इंग्लैंड जाके मजा आएगा, वहां बैटिंग करने का भी आपको मजा आएगा। तो इतनी कोई मुश्किल साइकिल नहीं है आपकी ये, लेकिन 1 स्टेप एट ए टाइम। आपको कल आते साथ ही सबसे पहले डिजोर्सी को आउट करना है, हु इज प्लेइंग ऑन 81।
मुझे पाकिस्तान के ऐसे बड़े मैचेस याद हैं जहां पे कोई एक बैटर आके दरमियान में फंसता है और वो गेम हमसे बहुत दूर ले जाता है और बाद में हम बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, यार वो एक बंदा आउट हो जाता, ही वॉज द डिफरेंस। तो ये जो 162 रन का इस टाइम डिफरेंस है ना, ये जितना कम हो सकता है साउथ अफ्रीका कल करने की कोशिश करेगा। 6 आउट उनके पहले ही है। आपको शान मसूद जो बेस्ट ऑप्शन अपनी लगती है, ऑब्वियसली कल आप उसके साथ शुरुआत करो और कोशिश करो कि कम से कम आप इनको 130 140 रन का डिफरेंस आपके पास होना चाहिए। आप 130 140 की लीड लेके बैटिंग करने आओ, क्योंकि भाई साहब सीधी सी बात है, वी आर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हमारा कोलैप्स इज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। अगर हमारा 100 पे एक आउट है तो हम 130 पे ऑल आउट हो सकते हैं, डजंट मैटर वो कौन सा फॉर्मेट है। तो हमें तो यकीन ही नहीं है ना अपने बैटिंग ऑर्डर के ऊपर, चाहे कोई भी बैटिंग कर रहा है, हमारा कोलैप्स आता ही आता है। तो जितना डिफरेंस आप अभी पकड़ सकते हो पकड़ लो, बाद में जाके आपको हेल्प मिलेगी। और ये विकेट जितना बॉल नीचे रह रहा है, ये आगे मुश्किल ही होनी है, ये आसान नहीं होनी। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास यहां पे मौजूद है। एक और अच्छी खबर जो मुझे काफी खुशी हुई, मैं बड़े दिनों से देख रहा था कि क्या मैं ठीक सोच रहा हूं, क्या मैं ठीक सोच रहा हूं, और आज मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ भाई साहब मैं ठीक सोच रहा था। एशिया कप के फाइनल के बाद पाकिस्तान व्हाइट बॉल के जो हेड कोच हैं माइक हेसन, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, वो बड़ी आसानी से दुबई से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के ऑकलैंड जा सकते थे, न्यूजीलैंड जा सकते थे। दरमियान में गैप था, 20-25 दिन वो छुट्टी मना के आ सकते थे, जैसे माजी में गोरे कोच करते रहे हैं। लेकिन माइक हेसन ने वो जो बू हमें किया गया था इंडियन फैंस की तरफ से, उसको बड़ा दिल पे लिया हुआ है। और मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है, क्योंकि मुझे लॉयल्टी नजर आ रही है एक गोरे कोच के अंदर। वो न्यूजीलैंड जाने की बजाय पाकिस्तान आए यहां पे, हालांकि उनका रेड बॉल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई पैसे नहीं ले रहे रेड बॉल के लिए, लेकिन फिर भी वो अजहर महमूद के साथ ओवरव्यू करते रहे कंडीशंस को। और अब यह फैसला किया गया है कि 14 अक्टूबर से, यानी कि कल, पाकिस्तान का व्हाइट बॉल का कैंप लाहौर में माइक हेसन लगाने लगे हैं, जो कि थोड़ा सा जल्दी है। 7-8 दिन पहले मैंने सुना था कि यह कैंप लगेगा तकरीबन कोई 23-24 के करीब, तब जाके दूसरे टेस्ट मैच के आखिर में कहीं पे जाके पाकिस्तान स्क्वाड अनाउंस करेगा। और मेरा ख्याल है 28 को आपका पहला व्हाइट बॉल का मैच है ना अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो अभी 14 अक्टूबर को आप थोड़ा सा पहले कैंप लगा रहे हो। आपके कुछ व्हाइट बॉल के लड़के तो ऑब्वियसली अभी बिजी हैं, आगा हो गया, आपका बाबर आजम हो गया, वनडे का प्लेयर है, आपका मोहम्मद रिजवान हो गया, वो भी T20 में नहीं, वो भी T20 में नहीं है। शहीन शाह अफरीदी आपके T20 में है, वो भी रेड बॉल खेल रहे हैं। ओके, सो पाकिस्तान कि व्हाइट बॉल कोच माइक हेसन, आपकी ये जो लॉयल्टी है पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ, ये मुझे क्लियर दिख रही है और इसको मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं। आपका जो पाकिस्तान में रुकने का डिसीजन था, अच्छा डिसीजन है। नजर आ रहा है कि आप टीम की बेहतरी चाहते हैं। हालांकि वो न्यूजीलैंड डायरेक्ट जा सकते थे, शायद हक भी था उनका, इतना हैक्टिक टूर्नामेंट, एशिया कप, उससे पहले ट्रांजिशन सीरीज, उससे पहले वेस्ट इंडीज, तो कितने महीनों से वो अपनी फैमिली से दूर है। और फैमिली से दूर होना एक वही बंदा समझ सकता है जिसकी स्पेशली एक यंग फैमिली है। मुश्किल होता है यार अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से दूर रहना। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं माइक हेसन को, और ये मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहता था कि हमें इस चीज की शाबाशी देनी है माइक हेसन को कि वो घर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया कि वो लाहौर में पाकिस्तान टीम के लड़कों के साथ टाइम गुजारेंगे। और 14 अक्टूबर से आपका कैंप शुरू हो रहा है। सो आज का दिन भी क्लियरली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नाम ही रहा है। 162 रन अभी भी पीछे है साउथ अफ्रीका, 216 पे उनके 6 आउट हैं। एक आपने टोनी को आउट करना है और गेम आपकी सीधी है। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 9:15 बजे मैं लाइव आ जाता हूं। मैच 10 बजे शुरू होता है, लेकिन 9:15 आने का मकसद ये है कि आप लोगों से बात कर सकूं, कुछ जो बातें रह जाती हैं मैच के बाद वीडियो में, उनको मजीद आपके साथ डिस्कस कर सकूं। सो अगर उठे हो, सुबह ऑफिस जा रहे हो, रास्ते में हो, ऑफिस पहुंच गए हो, तो 9:15 बजे मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करना, आपको मजा आएगा।
चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।